हेलो स्टूडेंट। हम कवर कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कला। किस प्रकार की सिंधु घाटी की सभ्यता की कला कैसी थी। कला का मतलब होता वहाँ पर मूर्तियों के प्रयोग में कौन कौन से पार्ट हैं और कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है और कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं, किस आकार की मूर्तियाँ मिली हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता का उसका पतन यानी कि किस तरीके से ये व्यवस्था इतनी बड़ी सभ्यता जो थी वो कैसे पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण योजना और उसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमारा ये हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला किस प्रकार की थी। हड़प्पा हड़प्पा को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जहाँ जहाँ तक फैलती गई दूर दूर तक, तो जैसी सेंधप क्षेत्र में फैली तो इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमने पीछे के वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। तो हड़प्पा यानी कि सेंधप सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से निर्मित मूर्तियां, मृदभांड, मोहरें, आभूषण एवं बाट के माप के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो हमें मूर्तियां मिली हैं, मोहरें मिली हैं, आभूषण मिले हैं और जो आपके बाट होते हैं मापने के वो चीज़ें हमें मिली हैं। तो इन सब चीज़ों जब मिली तो इसके बारे में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साक्ष्य से हड़प्पा कालीन कला के विकास का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें मूर्ति कला की, मूर्ति कला मूर्ति कला में यदि बात करें तो मूर्ति कला के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों ने विशेष उन्नति की, काफ़ी उन्नति की मूर्ति कला के क्षेत्र में, यानी कि मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, विभिन्न स्थलों से उत्खनन में प्रस्तर प्रस्तर मानेंगे यानी कि पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में अत्यंत दक्ष थे। यानी कि इससे पता चल गया कि यहाँ पर मूर्ति मिली है, पत्थर की मिली है, धातु की मिली है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास किया करते थे, यानी उस समय भी मूर्ति हुआ करती थी। अब पिस्तर की मूर्ति की बात करें, पिस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति, अगर पत्थर की मूर्ति जो है इनका जो निर्माण है वो किससे होता था? चूना पत्थर। इनका जो निर्माण है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, सेलखड़ी एवं अल्बेस्टर की सहायता से किया जाता था। इन पत्थरों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पत्थर की मूर्ति हमें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कितनी? 1 दर्जन पत्थर की मूर्ति हमें प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर मूर्ति में सर्वप्रथम उल्लेख मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें जो पत्थर की मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और वो किसकी मूर्ति है? योगी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? योगी की मूर्ति, जो तिरुपतियां अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हैं। यानी कि जो मूर्ति मिली है वो कैसी है? वो शाल ओढ़े हुए ही है। ठीक है। सेलखड़ी से बनी सेलखड़ी से निर्मित ये मूर्तियां 19 सेंटीमीटर ऊंची हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सफ़ेद पत्थर पर निर्मित पुरुष मस्तक का हमें साक्ष्य मिला है। ये मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की। बेसिकली हड़प्पा वासियों को जो मोहरें वो सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक। और यहाँ से एक सफ़ेद पत्थर की बनी हुई पुरुष का मस्तक का हमें साक्ष्य हमें मिला है। मोहनजोदड़ो से एक अन्य प्रस्तर निर्मित मोहनजोदड़ो से एक अन्य प्रस्तर निर्मित 10 इंच ऊंची एवं संयुक्त पशुपति मूर्ति का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसका शरीर भेड़ का एवं मस्तक सूंडदार हाथी का है। यानी मोहनजोदड़ो से एक 10 इंच ऊंची एक पशुपति मूर्ति मिली है, जिसका जो शरीर है वो भेड़ का है और जो मस्तक यानी कि सिर की अगर बात करें तो सूंडदार हाथी का है उसका। ये कहाँ से मिली है? हमें हड़प्पा से मिली है। अब हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हैं। यहाँ से दो सिर रहित यानी कि बिना सिर की, ठीक, प्रस्तर मूर्तियों के हमें साक्ष्य भी मिले हैं। इनमें से एक लाल बलुआ पत्थर की है, जिसे कुछ विद्वानों ने जैन मूर्ति मानते हैं। वहीं दूसरी काले पत्थर से बनी है, जो नृत्य की मुद्रा में है। 2 मूर्तियां मिली हैं जो लाल बलुआ पत्थर की हैं, और कुछ विद्वान जो ये मानते हैं कि ये जैन मूर्ति है। ठीक। और दूसरी जो मिली है वो काले पत्थर से बनी है, न, जो नृत्य की मुद्रा में है, यानी नृत्य यानी कि डांसिंग के उसमें ये मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं।
मार्शल इसे नटराज शिव की मूर्ति मानते हैं, जबकि मार्शल शिव इसे किसे नटराज की मूर्ति मानते हैं, जबकि BS अग्रवाल इसे नर्तकी की मूर्ति मानते हैं। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि नटराज शिव की मूर्ति में इसमें से किसने माना है, तो किसने माना है, ये मार्शल ने। और जबकि नर्तकी की मूर्ति मूर्ति कौन मानते हैं, BS अग्रवाल इसको नर्तकी की मूर्ति मानते हैं। अब हम धातु की मूर्ति की बात कर लेंगे, पत्थर की मूर्ति की बात हो गई। अब धातु की मूर्ति कौन कौन सी हमें प्राप्त हुई हैं। धातु की मूर्ति, धातु की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ जो हैं वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। धातु की मूर्तियाँ कांसे एवं तांबे की बनी होती थी, किसकी, धातु की मूर्तियाँ कांसा और तांबा मिलकर ये मूर्तियाँ बनती थी धातु की। अभी तक मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, अभी तक मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से कांस्य धातु की मूर्तियाँ हमें मिली हैं। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ से हमें कांसे की धातु की हमें मूर्ति प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से है 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति के हमें साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली है जो 4.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा नीचे की ओर लटक रहा है। इसका बायां हाथ पूरा लेकर चूड़ियों से भरा हुआ है और नीचे तक लटक रहा है। जबकि दाएं हाथ की बात करें, जो इसका दायां हाथ है, दाएं हाथ में वे कंगन एवं केयूर पहने हुए है एवं वे कमर पर टिका है। ये मोहनजोदड़ो से इसकी विशेषता हमें प्राप्त हुई है। इसकी भाव भंगिमा नृत्य मुद्रा में है, यानी कि जो मुद्रा है ऐसा कर रहा है जैसे एक डांसिंग कर रही है, ठीक, नृत्य करते हुए मुद्रा में है ये। मानव की मूर्तियों के साथ साथ हमें मानव की मूर्तियों के साथ साथ हमें मोहनजोदड़ो से भेड़ एवं भैंस की कांसे की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। मानव की मूर्तियाँ तो मिली है, उसके साथ साथ हमें भेड़ की भी मूर्ति हमें मिली है, भैंस की भी हमें मूर्ति मिली है, जो कांसे की बनी हुई होती थी। धातु मूर्तियाँ का निर्माण मधुशिष्ट विधि लोस्ट वैक्स से किया गया है। एक विधि है इसको बनाने के लिए, मधुशिष्ट विधि लोस्ट वैक्स से किया गया है, किसमें, मोहनजोदड़ो में। अब मृण मूर्तियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। किस चीज़ की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। हड़प्पा कालीन स्थलों से लाल रंग की ठोस पकाई गई मिट्टी की मूर्ति के हमें साक्ष्य मिले हैं। ये मनुष्य एवं पशुओं दोनों की हैं। पुरुषों की तुलना में नारी मूर्तियों के हमें साक्ष्य अधिक प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ हमें मिली हैं, और जो मिट्टी की जो मूर्ति हैं वो पशु की भी है और मनुष्य की भी है, दोनों की हमें मूर्तियाँ। लेकिन हम बात करें ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो पुरुष की तुलना में नारी की, यानी कि स्त्री की मूर्तियाँ हमें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। अब मोहनजोदड़ो से पुरुष की मूर्ति के हमें साक्ष्य मिले हैं। उनमें लंबी नाक, साफ ठोड़ी, पीछे की ओर ढलुआ माथा, लंबी कटावदार आंखें, मुख आदि चिपका हुआ मिला है हमें। जो पुरुष की जो हमें मूर्ति मिली है उसमें उसकी जो नाक है वो कैसी है, लंबी है और साफ ठोड़ी है, और जो उसका माथा है वो ढलुआ टाइप का है और लंबी कटावदार उसकी आंखें हैं, और मुँह जो है वो थोड़ा चिपका हुआ हमें मिलता है। किसकी, मोहनजोदड़ो से जो पुरुषों की मूर्ति हमें मिली हैं। हड़प्पा से एक धोती पहने हुए पुरुष की मृण मूर्ति के हमें साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता है, एक पुरुष की मूर्ति मिली है हमें जो क्या है, धोती पहना हुआ है। मेहरगढ़ से हमें हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के प्राचीनतम ऐसी नारी मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं जिनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं हमें। मेहरगढ़ का आपका कहीं पे है, आपका पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़ आपका। वहीं पर एक नारी की मूर्ति मिली है जिसके मांग में लाल सिंदूर भरा गया है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, कि वह लेडीज जो है कैसी है, शादीशुदा है। विद्वानों ने इन नारी मूर्तियों को माता देवी की मूर्ति बताया है। कुछ नारियां मूर्तियों की गोद में कहीं कहीं एक बच्चा भी दिखाया गया है, कहीं कहीं एक बच्चा भी दिखाया गया है जिससे उनका मातृत्व सूचित करता है। मातृत्व यानी कि माँ, माँ सूचित करता है, यानी कि बच्चा है तो इससे पता चलता है कि हाँ ये माँ और ये बच्चा है, उसको सूचित करता है। और नारी की गोद में क्या है, बच्चे की मूर्तियों के हमें साक्ष्य हमें मिले हैं। और जो पशुओं की जो मूर्तियाँ सबसे अधिक को जो मिली हैं, मिट्टी की मूर्ति जो है पशुओं में, पशुओं की मृण मूर्ति में सबसे अधिक हमें हमें कुबड़ वाला बैल के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं।
पशुओं में यदि हमें जो मूर्ति मिली है, सबसे वाला जो मिली है, वो कोढ़ वाला जो बैल है, उसकी हमें मूर्तियाँ ज़्यादातर हमें प्राप्त हुई हैं। तथा पक्षियों में अगर बात करें, पक्षियों में सबसे अधिक हमें गौरैया की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। पशु में हो गया कोढ़ वाला बैल, पक्षी में हो गया गौरैया इनके, और अन्य अगर बात करें अन्य पशुओं में हाथी, गैंडा, बाघ, भालू, भैंसा, सुअर, भेड़, खरगोश आदि की हमें मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। ये भी हमें मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस बात को आपको याद रखना, जैसे ऐसा हो सकता है ना, ये अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में क्या गाय का कोई मूर्ति मिली है, तो हम कहेंगे नहीं मिली है, क्योंकि इसमें गाय दिया नहीं है, क्योंकि हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, भैंसा, सुअर, भेड़, खरगोश इनकी मूर्ति मिली है नहीं। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी हिसाब से ये थ्योरी की क्लास चल रही है कि इससे पहचान की जा सकती है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की मूर्तियों के हमें साक्ष्य नहीं मिले। देखो क्वेश्चन आ गया, अगर पूछ लिया गाय की मूर्ति को साक्ष्य मिले तो नहीं मिले। कालीबंगा से हमें आक्रामक वृषभ यानी कि बैल की मृण मूर्ति एवं मोहनजोदड़ो से वृषभ यानी कि बैल की मृण मूर्तियों के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से मछली, कछुआ एवं घड़ियाल की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से मछली हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल के हमें साक्ष्य मिले, और गौरैया के जो पक्षी है उसका हमें साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। पक्षियों में हमें जो है तोता, पक्षियों में तोता, मोर, कबूतर, गोरैया, चील, मुर्गा, उल्लू आदि की मृण मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। पक्षी में हमें इन चीज़ के हमें साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें प्राप्त बहुसंख्यक सर्वाधिक मृण मूर्तियों में सबसे अधिक जो मृण मूर्तियाँ हैं वो पशुओं की हैं। यानी कि जो सबसे अधिक मिट्टी की जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं वो किस चीज़ की हैं? पशुओं की सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी की हमें मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। अब मृदभांड हम समझ लेते हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से चाक निर्मित बर्तनों का अधिक हमें साक्ष्य मिले हैं। यानी कि चाक पर बने हुए हमें मिट्टी के बर्तन हमें ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जबकि हस्त निर्मित बर्तन के हमें साक्ष्य हमें कम प्राप्त हुए हैं। हाथ से बने हुए बर्तन हमें कम मिले हैं, चाक पर बने हुए बर्तन हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो लाल रंग के और गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से पोता गया है एवं काले रंग की रेखाओं से आकृतियों का अंकन किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कैसे हैं? लाल और गुलाबी रंग के हैं। और कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे हैं जो लाल रंग हैं पूरे बेसिकली, और काले रंग की उसमें रेखाएं खींची गई हैं। तो इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग किया गया है, और लाल एवं काले रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। अन्य मृदभांडों में पानी के घड़ों, सुराही, बर्तन, कटोरे, प्याले, तस्तनियाँ, कुल्हड़, थालियाँ, नांद आदि के हमें साक्ष्य मिले हैं। इन मृदभांडों पर हिरन, बकरा, मोर, कछुआ, मछली, मुर्गा, पीपल, केला, नीम, खजूर आदि त्रिभुज आकृति के चित्र बने हुए हैं। यानी कि जो बर्तन मिले हैं इन बर्तनों पर इन जो आपको मिले हैं जानवर, इन जानवरों के चित्र इसमें बने हुए हैं, इन जो बर्तन हैं मिट्टी के बर्तनों में। अब कुछ मोहरें बात कर लेते हैं। मोहरें जो हमें मिली हैं वो कहाँ से सबसे ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। इससे पहले हमने मिट्टी के बर्तन देख लिया, मिट्टी के बर्तन हमने देख लिया। लाल एवं गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और जिन्हें हम और कुछ ऐसे हैं कि लाल रंग के मिले हैं जिसमें हमें काले रंग से रेखाएं खींची गई हैं, आपने देख लिया। और सबसे अधिक जो है पशुओं के हमें चित्र मिले हैं। और सबसे पहले हमें कौन सा मिला? कोबड़ वाला बैल के हमें। और पक्षियों में सबसे अधिक क्या? गौरैया के हमें चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। अब मोहरों की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की कालीन पुरातात्विक वस्तुओं में हड़प्पा मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें हैं सबसे प्रमुख किसकी मानी जाती हैं? हड़प्पा की मोहरें मानी जाती हैं। हड़प्पा की मोहरें सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। ये न केवल सिंधु घाटी कला का सर्वोत्तम रूप है, बल्कि सैंधव सभ्यता के धार्मिक आर्थिक स्थिति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। इन मोहरों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का हमें विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है, उनका धार्मिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। व्हीलर महोदय ने मध्य एशिया से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण भी किया है। यानी कि उसमें एग्जैक्ट डेट पड़ी होती है, उस डेट के हिसाब से भी बता दिया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी हुआ करती थी। किसने? व्हीलर महोदय ने इस बात की चर्चा की है। अब हम देख लेते हैं कि सेंधव मोहरें जो हैं सबसे ज़्यादा किसकी? शेरखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। किसकी?
सेल खड़ी जो आता उसके पत्थर से बनी होती थी। हालांकि मिट्टी, कांचल मिट्टी, चर्ट, गोमस से बनी मोहरें भी हमें मिली हैं। लोथल और देशलपुर से तो तांबे की मोहरें भी हमें मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा मोहरें हमें जो बनी होती थी सेल खड़ी की बनी होती थी, लेकिन हमें मिट्टी की भी मोहरें मिली हैं। और लोथल और देसलपुर से बात करें तो हमें किसकी मोहरें मिली हैं? तांबे की हमें मोहरें मिली हैं लोथल और देसलपुर से। आकार के दृष्टिकोण से हम बात करें, आकार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मोहरें और वर्गाकार चौकोर हैं। साथ ही कुछ मोहरें गोलाकार, बेलनाकार, मोहनजोदड़ो से घनाकार भी हमें मिली हैं। इन मोहरों पर पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के चित्र उत्कीर्ण हैं। ये जो मोहरें मिली हैं इन पर पशुओं के और मनुष्य के और जो पेड़ पौधे हैं उनके चित्र बने हुए हैं इन मोहरों पर। अनेक मोहरों पर लेख भी उत्कीर्ण हैं, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अधिकांशतः मोहरों पर ही अंकित मिली है। चित्रों व लिपि को उल्टे रूपायन से बनाया गया है, जिसे मुद्रित करते समय मोहर वस्तु पर सीधी उभरे। तो यानी कि जो मोहरें हो गई, मोहरें जो होती हैं आपने देखा होगा, जैसे उसको हम देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा जैसे कि यार लिखाई जो उल्टी हुई लिखी हुई है, लेकिन जैसे आपको उसको छापेंगे किसी किताब पर तो वो सीधी दिखाई देगी। उस समय की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उस टाइम के पीरियड में। अब तक प्राप्त लगभग 3000 मोहरों में सबसे अधिक लगभग 2000 से अधिक मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई हैं। अब तक की बात करें, प्राप्त 3000 मोहरें जो हैंगी, सबसे ज़्यादा मोहरें लगभग 2000 से अधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई हैं। 2000 से अधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और जो मोहरें जिस पर लिखा हुआ है कुछ, उसकी मोहरें सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अगर सर्वाधिक मात्रा में लेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं, वो हड़प्पा सभ्यता से हमें मिली हैं। अनुमानतः मोहरों का प्रयोग जो है व्यापारिक अनुबंधों से जुड़े दस्तावेजों, पत्रों व व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर सील लगाने में किया जाता था। ऐसा अनुमान लोथल से मोहरों के साथ पाए गए बहुसंख्यक छापों व मोहरों के पीछे लगी घुंडी के आधार पर लगाया जाता था। ये मोहरें इसीलिए लगाई जाती थी, यानी कोई भी माल अगर दूसरे देश में भेजा जाएगा तो उस पर एक सील लगा दी जाती थी, ताकि कोई रास्ते में उसको छेड़खानी ना करे। इसलिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था व्यापार के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके? पीपल के वृक्ष का मोहर है, और उसके बाद एक सींग वाला पशु। गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। तो गाय की हमने पहले ही बात देख ली थी। गाय के साथ साथ आपको ऊंट का, घोड़े का मोहरें हमें नहीं प्राप्त होती हैं। ये 3 बातें आपको याद रखना है। गाय, घोड़ा, ऊंट। मोहरों पर अंकित कुछ विशिष्ट चित्र उल्लेखनीय हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रसिद्ध पशुपक्षी शिप के अंकन वाली मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र अंकित है। लोथल से भी नाव चित्रित मोहर मिली है। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है, उस पर क्या सुमेरियन की नाव बनी हुई। तो इससे पता चलता है कि हम जो है सुमेरिया के लोगों से व्यापार किया करते थे। यानी कि अपनी मोहरें आपको वहाँ भी मिल सकती है, मिस्र एवं मेसोपोटामिया में मिलेंगी। वहाँ का इतिहास पढ़ेंगे तो इससे पता चलता था कि वो लोग हड़प्पा से व्यापार किया करते थे। 3 सिरों वाली संयुक्त मूर्ति। 3 सिरों वाली संयुक्त पशुपति मूर्ति चित्रांकित मोहरें मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई हैं। वहीं हड़प्पा के एक मोहर पर पैर से सर्प को दबाए गरुड़ का हमें चित्र मिला है। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जो पैर से क्या सांप को दबाए हुए है, इसका हमें चित्र मिला है। हड़प्पा से मिली एक मोहर पर एक नारी का चित्र हमें बना हुआ है, जिसका जो पैर है वो ऊपर व सिर नीचे है। जिसका पैर कहाँ ऊपर व सिर नीचे है, तथा उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। उसके गर्भ से क्या निकल रहा? पौधा निकल रहा। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी की संज्ञा दी है। मार्शल ने इसे क्या कहा? ये पृथ्वी की देवी है। अब कुछ आभूषण की बात कर लेते हैं। आभूषण, ठीक है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण प्रिय थे। यानी कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिला भी आभूषण पहनती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य कांसे की नारी मूर्तियां मिली है हमें। नारी मूर्तियां यानी कि जो स्त्री हैं उसकी मूर्तियां मिली हैं, और जो स्त्रियां जो हैं वो हार भी पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, कानों के झुमके भी पहनती थी। इनके आभूषण से सुसज्जित हैं। ये आभूषण इनके ऊपर बने हुए थे। इस प्रकार की हमें मूर्तियां मिली हैं। चूड़ी, हार और कानों में झुमके पहने हुई ऐसी मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं।
ये आभूषण सोने, चांदी, माणिक्य के बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण तांबे के बने थे। जो दर्पण जो थे वो शीशा जो था वो किसका, तांबे का बना होता था। जबकि जो कंगियां हैं और सुइयां हैं हाथी के दांत की बनी हुई होती थी। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान और चनहुदड़ों से लिपस्टिक एवं अंजन शलाका के प्राप्त होने से ये प्रतीत होता है कि ये लोग सौंदर्य प्रिय भी थे। कैसे सौंदर्य प्रिय, यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ कि ये लोग क्या अपना को सुंदर दिखाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। गरीब लोग जो थे शंख, सीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। तो गरीब लोग कौन से पहनेंगे, तो मिट्टी के जो बने होते थे उसके आभूषण पहनते थे ये। हड़प्पा कालीन विभिन्न स्थलों से सोने, चांदी, मिट्टी की पत्थर आदि से निर्मित हार, कंगन, अंगूठी, चूड़ियां, हेयरपिन आदि के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आभूषणों के ढेर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन आभूषणों के ढेर हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं इस प्रकार की चीज़ें। अब कुछ हम बात कर लेते हैं जो बाट और माप की प्रणाली किस प्रकार थी, किस तरीके से ये नापतोल किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से बाट माप के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। संभवतः तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्वेश्चन पूछा गया यानी कि 16, 64, 160, 320, 640। सर्वाधिक बाट जो है वो भूरे चरट नामक पत्थर से निर्मित थे। जो बाट जो बने होते थे वो चरट नामक पत्थर है, बहुत बढ़िया उसके बने होते थे। घनाकार घनाकार बाट के अधिक हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। घनाकार जो है चकमक बाट के निचले स्तर पर बाइनरी सिस्टम में और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली में है। इसके अलावा जो है बाट हैं वो कौन से, बेलनाकार, शंक्वाकार, वर्तुलाकार बाट के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को फुट 37.6 सेंटीमीटर एवं क्यूबिक 51.8 से 53.6 सेंटीमीटर का भी ज्ञान था। यह सेंटीमीटर का भी ज्ञान था उस हड़प्पा वासी के लोगों को। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से हाथी के दांत से बना हुआ तराजू के पल्ले के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो हाथी के दांत से बने हुए हमें तराजू मिले हैं जो ये नापतोल किया करते थे इन बाटों से। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत एवं सीप से बनी एक पैमाना हमें प्राप्त होता है। तो पैमाना प्राप्त होता है, इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग नापतोल किया करते थे। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2017 में। नगर का बसाव एक मिश्रित माप के अनुसार किया गया है क्योंकि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को परिच्छेदित करती थी और भवनों में प्रयुक्त ईंट, पत्थर आदि से ज्ञात होता है कि यह निश्चित माप, यानी कि जो सड़कें हैं या कोई भवन है उनमें ईंटें मिली हैं तो उन ईंटों की एक निश्चित माप होती थी। तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई कि ये लोग जो इस नापतोल का भी इनको ज्ञान था, यानी कि 27.94 सेंटीमीटर, 13.97 सेंटीमीटर, 6.37 सेंटीमीटर, या इनका अनुपात यदि बात करें तो 4:2:1 से बनाए गए हैं, यानी कि पत्थर और ईंट का प्रयोग। भवन, सड़क और नाली का माप जो था, भवन, सड़क और नाली के माप का ऐसा सुंदर सामंजस्य अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो कुछ बाट माप की व्यवस्था हो गई, किस तरीके की माप का प्रयोग किया गया था। भवन हो गया, नाली हो गई आपकी किस तरीके से। अब कुछ लिपि के बारे में बात कर लेते हैं कि लिपि किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया करते थे। लिपि का मतलब होता है जो लिखाई जो होती है। हड़प्पा लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य मोहरों पर हमें मिले हैं। इसके अलावा मृदभांड एवं ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के हमें प्रमाण मिले हैं। जो लिपि आपको बेसिकली कहाँ मिली है, मोहरों पर मिली है। मोहरों के अलावा आपको मिट्टी के बर्तन है और जो तांबे की बनी हुई जो गुटिकाएं उस पर हमें मिली हैं। हड़प्पा लिपि के लगभग 400 अक्षरों के हमें साक्ष्य मिले। यह लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक लिपि है। तो हड़प्पा सभ्यता कितने 400 अक्षर मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर 900 अक्षर हमें मिले हैं। ये लिपि कैसी है, वर्णमाला ना होकर, वर्णमाला ये कि चित्रात्मक लिपि, यानी कि इसमें चित्र बने हुए हैं। तो चित्र के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ। एनसीईआरटी में ये दिया गया डिटेल से। अब ये लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस पद्धति को हम भ्रुष्टोफेदन गोमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। भ्रुष्टोफेदन किस लिपि को कहते हैं, हड़प्पा की लिपि को हम भ्रुष्टोफेदन कहते हैं। और बाएं से दाएं ये लिपि लिखी जाती है। इस लिपि के बड़े अक्षर अथवा धोलावीरा से हमें प्राप्त हुए हैं। इस लिपि के जो अक्षर हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा से। कुछ विद्वानों ने तथा आर एस राव के एन शर्मा, के एन वर्मा, रेमंड हेरस एवं आई महादेवन आदि ने हड़प्पा लिपि को पढ़ने
पढ़ने का दावा किया है, किंतु बीबी लाल एवं अन्य विद्वान उनके पाठ को संदिग्ध मानते हैं। तो ये कुछ लिपि के बारे में चर्चा हो गई कि किस तरीके की लिपि का प्रयोग करते थे। हमने बाढ़ का ही प्रयोग किया कि कौन से बाढ़, और मिट्टी के बर्तन हमने देखा, मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के हम पे प्रयोग किया करते थे। मोहरें हमने देख ली, और आभूषण किस प्रकार के पहना करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, तो वो हम लेकर आएंगे जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस तरीके से इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक्स।